बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने धुआंधार तकरीर की आज कौमी असेंबली के अंदर। ऑपोजिशन और हुकूमत के बेंचेस से भी धुआंधार तकारीर हुई। यहां तक कि एक वक्त यह आ गया कि सैयद नवीद कमर साहब ने कहा कि मैं वो कोट उतारते हुए आगे आगे उन्होंने कहा लड़ना है तो लड़ लो। इस कदर तलखी आज ऐवान में देखी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने बहुत सी बातें की, -1 की बात आपने खुद सुनी, लेकिन सबसे अलार्मिंग बात यह थी कि आज ही के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान साहब ने एक ट्वीट की, जिस ट्वीट में ये लिखा गया है कि -1 की बातें करने वालों, ये बात ध्यान से सुन लो कि अगर इमरान खान -1 हुआ तो ये जमहूरियत भी नहीं रहेगी। अब ये क्या है? इसकी अहमियत इसलिए बनती है कि अगर अपोजिशन इतनी फारिग है, इतनी कमज़ोर है कि उसके पल्ले कुछ नहीं, वो ना सिर्फ अददी अक्सरियत में आपसे कम है बल्कि आपके मुताबिक उनकी कोई मॉरल स्टैंडिंग भी नहीं है, तो फिर ये तमाम बातें करने की क्या ज़रूरत है? वज़ीर-ए-आज़म को -1 का जिक्र करने की क्या ज़रूरत है? एक और अहम बात जिसने मुझे बहुत इंट्रीग किया या मुझे बहुत दिलचस्प लगी, वो वज़ीर-ए-आज़म गुफ्तगू थी जिसमें उन्होंने फरमाया उस तकरीर के दौरान कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरिए पर खड़ी है। क्या फरमाया वज़ीर-ए-आज़म ने? सुन लीजिए। सारे मेरे खर्चे सब कुछ मैं इसलिए करता हूं कि मुझे कभी फिक्र ना हो अपनी कुर्सी छोड़ने की, कभी भी मुझे अपने असूलों पे और नजरिए पे कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। कभी भी आपको अपनी कुर्सी छोड़ने से घबराना नहीं चाहिए। कुर्सी आने जाने की चीज है, लेकिन जो आपको कभी छोड़ना नहीं चाहिए वो है आपका नजरिया। दिलचस्प बात है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान फरमा रहे हैं कि आपको अपना नजरिया कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बसद एहतराम, हमारा अंदाजा तो ये था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये समझते हैं कि यू टर्न एक ऐसी हिकमत की बात है, एक ऐसा नजरिया है जो कि एक कामयाब सियासतदान की निशानी है। वज़ीर-ए-आज़म के पूरी सियासत, चाहे वो इंतखाबात से पहले हो, इंतखाब के बाद हो, बहसियत वज़ीर-ए-आज़म हो, मुतअद्दिद बातों के ऊपर अपोजिशन से लेकर यहाँ तक वो यू टर्न का अंसर उनकी पूरी सियासत के ऊपर गालिब रहा है। बसद एहतराम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, ये हुकूमत वजूद में ना आती अगर आप अपने नज़रिए से अलहदा ना होते। आपका नज़रिया ये था कि मैं इत्तेहादियों के साथ हुकूमत नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं ब्लैकमेल नहीं होना चाहता। आज ये हुकूमत इत्तेहादियों के बल पर ही खड़ी है। आपने फरमाया कि मैं दूसरी पार्टियों से आए हुए या लोटों के साथ या माजद के साथ, इंडिपेंडेंट लोगों के साथ हुकूमत नहीं बनाऊंगा, वो ना आए मेरी जमात में या ना आए हमारे साथ। आपकी हुकूमत इंतखाबात के बाद कैसे बनी, पंजाब हुकूमत कैसे बनी, तारीख में ये भी लिखा जाएगा। ऐसे बेमिसाल यू टर्न मौजूद हैं आपकी सियासत के अंदर, जो कि हम ये समझते रहे कि आपके नज़रिए का हिस्सा है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान। उसकी एक तवील लिस्ट है। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ जी। मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं अख्तर खान साहब, मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मोहम्मद ज़ुबैर साहब फॉर्मर गवर्नर हैं सिंध के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा है। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। और फैसल करीम कुंडी साहब फॉर्मर डिप्टी स्पीकर हैं नेशनल असम्बली के, मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। कुंडी साहब आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं ज़रा, क्योंकि हुकूमत की बात है, वज़ीर-ए-आज़म ने इतनी अहम तकरीर की और पार्लियामेंट के अंदर की, ये याद रहे कि वज़ीर-ए-आज़म तकरीर कर रहे थे तो पूरी अपोजिशन बाहर चली गई, एहतजाज हुआ, वो बाहर चले गए, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर नहीं सुनी। और बाहर जाकर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने यह कहा कि ये अपनी मेजॉरिटी साबित करें दोबारा, यानी एतमाद का वोट ले, बताएं कि हमारे पास आज भी मेजॉरिटी है ऐवान के अंदर। हुमायूं साहब मुझे ये बताइएगा, वज़ीर-ए-आज़म को ये -1 ये बातें करने की ज़रूरत इसकी है? और फिर एक पार्लिमानी अमूर के वज़ीर का ये बयान करना या ये ट्विटर पर ट्वीट कर देना, इसकी कोई अहमियत है? अगर आप तगड़े हैं तो ये डिवाइडेड अपोजिशन है, आप ही के बकौल इनकी कोई अहमियत नहीं है। इन बातों को करने का तो की कोई नहीं बनता फिर। हुमायूं साहब देखिए मुनीब, 1988 में मैंने जब पढ़ाई खत्म की, मेरे वालिद शहीद हो गए, तो मैं सीधा आके सियासत में कूद पड़ा और मैं तब से देख रहा हूँ जी कि हर अपोजिशन की बिल्कुल यही रेट्रिक होता है। हुकूमत बैठी होती है वो इलीगल बैठी होती है, इलीगल सपोर्ट से आई होती है, फॉरेन रेसिग्नेशंस का मुतालबा किया जा रहा होता है, -1 की बात की जा रही होती है।
वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात की जा रही होती है, नेशनल गवर्नमेंट्स की बात की जा रही होती है, हमेशा ये होता है। मैंने आज तक कोई ऐसा पीरियड नहीं देखा जिसपे ये ना हुआ हो। जब वजीर आजम बात करते हैं कि जी और ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन इसलिए नहीं है कि -1 किसी पार्टी में आज तक -1 चला है जी। सवाए आसिफ जरदारी सदर थे, वो वजीर आजम बन ही नहीं सकते थे, कोई वजह थी, और वो ऊपर बैठे रहे ऐवान सदर में और पार्टी के सदर थे और बेसिकली वही मुल्क चलाते रहे। -1 हमारे मुल्क की पार्टियों पे नहीं चलता। बाकी पार्टियों में तो नून में और पीपल पार्टी में तो शायद चल जाए, उनके खानदान बैठे हैं, खानदान का कोई और फर्द आ जाएगा। पीटीआई में तो ऐसी चीज कोई नहीं। पीटीआई बनाई ना इमरान खान ने, उसका वोट बैंक टोटल इमरान खान के हाथ में और उन्हीं के गिर्द घूमता है, ठीक है। और वही इसको ले, तो ना इधर कोई ऑप्शन इसलिए नहीं है। इसके अलावा अपोजिशन को इंतजार करना चाहिए अगले इलेक्शन तक का, क्योंकि अभी जो चीजें मैंने अभी जिक्र किया, इनमें से कुछ भी नहीं होने वाला। उस लिहाज से हम बात करते हैं कि ऑप्शन कोई नहीं है। अच्छा। तो आराम से बैठ के देखिए, फ्रेश मैंडेट की बात की जा रही है। मतलब सर ऑप्शन आपकी अपनी जमात के अंदर नहीं है, मची हुई है पाकिस्तान में। आप ये कहते हैं कि ऑप्शन आपकी जमात में कोई नहीं है। एक गुजारिश करो जी जी। नहीं, ऑप्शन किसी के पास कोई नहीं है, क्योंकि ये जो बातें पेश कर रहे हैं ये होनी नहीं है। अच्छा, इस वजह से वो ऑप्शन सिरे से है ही नहीं। आप फ्रेश मैंडेट की बात करते हैं। फ्रेश मैंडेट इस कोरोना सिचुएशन में दुनिया में तबाही मची हुई है। आप देखिए अमेरिका में दोबारा स्पाइक हो गई है, रूरल एरियाज में फैल गया बुरी तरह, इकोनॉमी तबाह हो रही है सारी दुनिया में। हम जदोजहद कर रहे हैं, हमने सारों को इकट्ठा किया हुआ एनसीसी एनसीओसी में, दुनिया भर से हम दौड़ धूप करके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने कारोबारों के, अपने ताजरों को, अपने मजदूरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुझे बताएं कि बात होती है कि फ्रेश मैंडेट ले लें और अभी इलेक्शन करा रहे हैं। आज का तो मुझे पता नहीं कैसे इलेक्शन कराएंगे, और उसके बाद कोई किसी ने मैंडेट दिया नहीं कि हमारा क्या आइडिया है, कि पीपल पार्टी कहे कि जी ये सब गलत कर रहे हैं, हमारे पास ये आइडिया है, या नून कहे कि इस तरह हम मामला को। पीएमएलएन तो कहती है ना मिड टर्म करवा दें, पीपल्स पार्टी कहती है आपकी अपनी पार्टी से कोई अहल आदमी नहीं है, लेकिन बात फ्रेश मैंडेट की हो रही है। अच्छा, ये बात आपकी अपनी जगह दुरुस्त हो सकती है, आप ये बात आपकी अपनी जगह दुरुस्त हो सकती है, लेकिन जुबैर साहब मुझे एक बात बताइए, इस वक्त आज के दौर में ये बात तो हुमायूं साहब की दिल को भी लगती है कि आप लोग कहते हैं वज़ीर आज़म जाए, या आपकी पार्टी के अंदर बहुत से लोग कहते हैं कि मिड टर्म इंतखाबात ही मसले का हल हैं और वो हो जाने चाहिए, तो ऐसी हालत में कहाँ होंगे मिड टर्म इंतखाबात? और ये जो सफ़र है, चॉइस नहीं है, हुमायूं साहब ने कुछ डिस्क्राइब हमें किया है कि वो कहते हैं चॉइस ना बाहर है कोई, ना पार्टी के अंदर है कोई, तो एड्रेसी कोई भी हो सब सुन ले कि चॉइस कोई नहीं है। अच्छा, पहले तो उन्होंने लाइटर साइड हुमायूं अख्तर ये कह रहे थे कि इमरान खान ने ही पार्टी बनाई है, तो मैं उसका मुकम्मल करना चाहता था जुमला, और इमरान खान ही इसको ख़त्म करके जाएंगे। मेरा ख्याल है वो ऐसे कहने की कोशिश कर रहे थे। बात ये है कि जब हम कहते हैं, पहले तो बात ये कहाँ से शुरू हुई है कि मिड टर्म इलेक्शन या इन हाउस चेंज या जो भी है, और इमरान खान साहब ने ख़ुद भी उसका जिक्र कर दिया, अली मोहम्मद ने भी जिक्र कर दिया, और बल्कि एक थ्रेटनिंग जिक्र कर दिया कि अगर -1 होगा तो पूरा निज़ाम जाएगा। अब पॉइंट ये है कि जब आप परफॉर्म ना कर सकें, अगर आज ये खड़े होके, और पिछले 3-4 जो तकरीरें की हैं प्राइम मिनिस्टर ने, पहले पार्लियामेंट में की, फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस में वो जो एक डिनर था उस पर की, आज की, तो बहुत अच्छा होता। और इनके वज़रा जो हैं, बजट सेशन था उसमें एक बहुत अच्छा होता कि अपनी 2 साल की परफॉर्मेंस गिनवाते। अब जब आप जिक्र करते हैं कि स्टील मिल को किस हालत में इन्होंने लिया था, तो आप ये अगस्त 2018 में तो अच्छे लगते थे कहते हुए, उस वक्त भी हमारा पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट हो सकता था, बट आपको हक बनता था। कर्जे कहाँ लिए, महंगाई कहाँ थी, ग्रोथ कहाँ थी, लोगों की हालत क्या थी, पीआईए की हालत क्या थी, लेकिन 2 साल में आपको ये बताना है कि आपने क्या किया। अच्छा, आपके जो फैसला साजी है, क्या उसने पाकिस्तान को मुस्तहकम किया है? अगर आप रीसेंट इवेंट्स लें मुनीब, कि टमाटर का 350 रुपए का टमाटर हो गया, चीनी का क्राइसिस आया, गंदम का क्राइसिस आया, पेट्रोल का क्राइसिस आया, पीआईए का जहाज गिर के एयर क्रैश हो गया, और उसमें
चेस्ट थम्बिंग सबसे मसला जो इस हुकूमत का है कि जितना बड़ा क्राइसिस होता है, चीनी का क्राइसिस आया तो चेस्ट थम्बिंग करते हैं एज इफ इन्होंने कोई अचीवमेंट की है कि भाई आपने, अगर आपका एक जहाज गिरा था तो एक बड़ा एक सीरियस मामला है, ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, 72 बंदे मर जाते हैं, तो चेस्ट थम्पिंग करते हैं रेलवे मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर उसको ऐसे फखरी अंदाज में करते हैं, हर चीज को जोड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि हर चीज में सर वो किस लिए पॉलिटिक्स कहते हैं, वो करने कहते हैं की हमने कोशिश उसकी करते हैं। अभी तहकीकात पेट्रोल की का है। क्राइसिस है, बजाय के सर वो कहते हैं हमने नहीं, वो एक रिपोर्टें सेकंड, लाते हैं जो कोई नहीं बजाय कि लाता। पेट्रोल के क्राइसिस, बिल्कुल सही है, लेकिन असल मसला जो होता है ना, पेट्रोल का आप जितनी मर्जी कमेटीज बना लें, क्वेश्चन ये है कि जो आपने फैसला साजी की, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपने अगर फैसला साजी की मार्च के आखिर में जब ओगरा ने कहा कि ना बैन करें इंपोर्ट को, और आपने बैन कर दिया इन पेट्रोल मंगवाने से, और फिर उसका जो उसकी जो बोझ पड़ा वो पाकिस्तान स्टेट ऑयल पर पड़ा 15 बिलियन, ये ओगरा की रिपोर्ट है। अब आप तहकीकात के लिए बिठा दें, फिर आप एक 4 दिन पहले फिस्कल ईयर खत्म होने से पेट्रोल की प्राइस बढ़ाती हैं, और फिर आप, ये सबसे बड़ी बात ये होती है, हुकूमत ने जो कमिटमेंट्स की थी, हुकूमत ने ये कहा कि ये टैक्स बहुत लेते हैं पेट्रोल पर, हम 15 रुपए लेते थे, ये 45 रुपए लेते हैं, तो कोई मेरा ख्याल है जब ये अपनी परफॉर्मेंस की बात करना शुरू करेंगे ना, देखिए हमने ये अचीव कर दिया, हमने महंगाई कम कर दी, हमने बेरोजगारी कम कर दी, हमने गुर्बत में कमी कर दी, हमने ग्रोथ बढ़ानी शुरू कर दी, हमने टैक्स कलेक्शन में इजाफा कर दिया, जब ये बातें करना शुरू करेंगे तो उस वक्त खत्म हो जाएगा ये सब। बट जुबैर ये साहब, बातचीत खत्म हो जाएगी कि जी 1 -1 और -2 आप लोग और भी तो whatever। कहते रहे कि जी देखिए, इमरान खान साहब खुद भी खैर कहते रहे, अब आप लोग कहते रहे वज़ीर आज़म जाए या ये हुकूमत जाए या वज़ीर आज़म जाए, एक वो मुख्तलिफ बयानात हैं जो कि आपकी जमातों से आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, भाई हम कुछ कहते तो थे ना, रोज निकल के कुछ अचीवमेंट बताते थे। ठीक नहीं होता, आप लोग कहते रहे कि वज़ीर आज़म को, किसी हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, ये ठीक नहीं है मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए। आज आप कह रहे हैं इमरान खान, मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा सिंपल है, आज वज़ीर आज़म ये बता दें, जस्टिफाई कर दें कि वो अगले 3 साल किस बुनियाद पर रुकना चाहते हैं, पिछले 2 साल की परफॉर्मेंस पर। दैट इज व्हाट द की थिंग इज। अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो ये बातें होती रहेंगी, परफॉर्म करना शुरू कर देंगे तो ये बातें होना खत्म हो जाएंगी। ये तो बताएं ना कि आप अगले 3 साल में करेंगे क्या। वो कहते आप हैं ये हम बताएंगे बड़ी सिर्फ इस्लाहात स्टील के लिए मिल तैयार हमें हैं, कैसे 6 मिली महीने उन्होंने वज़रा को भी कहे हैं ना, तो 6 महीने इंतजार कर लें आप लोग। वैसे भी हुमायूं साहब ने कहा इलेक्शन तो अभी हो नहीं उसमें से भी सकते, 1.5 कोविड है। महीना गुजर चुके हैं भाई। अच्छा चलो ठीक है, उसमें से भी 1.5 महीना गुजर चले गया। ठीक है, आप उस लोग 4.5 महीने भी देने के लिए उसमें से राजी नहीं 1.5 करते महीना सर। गुजर चुके हैं। अच्छा बकुंडी साहब, मुझे एक बात बताएं सर, एक्चुअली और ले लें हमारे से, ठीक है। चले मैं दिलवा देता हूँ, मैं कमिटमेंट कर लेता हूँ, ये बताएं तो सही। अच्छा चले, वो मैं हुमायूं साहब बताएंगे ना सर, कुंडी साहब। और सर करना क्या है, आप चाह क्या रहे हैं? वो बिलावल साहब कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का चाहिए, उनकी ट्वीट है, ये पीटीआई के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन एंड में कह देते हैं हमें प्राइम मिनिस्टर कोई भी और हो जाए, ये नहीं होने चाहिए, द गवर्नमेंट मस्ट गो। अब एक्चुअली आपका मतलब क्या है सर? पार्टी के अंदर से किसी को और लाना है, इनको घर भेजना है, आपकी ख्वाहिश है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मुनीब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है। मैं एग्री नहीं करूंगा हमारे साहब कुछ बातों से कि जो हुकूमत को 5 साल, देखिए इनकी तो ख्वाहिश है हुकूमत 5 साल पूरे करे, हमारी ख्वाहिश ये है कि पार्लियामेंट 5 साल पूरे करे। जमहूरी हुकूमतों में मिड टर्म इलेक्शंस भी होते हैं, नो कॉन्फ्रेंस मोशन भी आती हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि इनके जो मेरे इत्तेहादी हैं, जो कि बेंगल साहब हैं और बुख्ती साहब भी, वो तकरीबन इनसे नाला है। उनके अपने जो आप बजट स्पीच में इनके अपने पार्लियामेंटेरियंस की आप अपनी स्पीचेस सुने, जो उनकी सिचुएशन है, तो हम ये समझते हैं कि जो थिन मेजोरिटी थी, प्राइम मिनिस्टर जो इलेक्ट हुए थे, तो उस वक्त जो है वो थिन मेजोरिटी थी, वो इनसे उनके पास नहीं है। हम इसलिए कहते हैं कि आप एतमाद का वोट लें, और जब कल एतमाद का वोट लेने में ये नाकाम होंगे तो फिर तो डेफिनेटली आप इन हाउस चेंज भी आ सकती है, मिड टर्म इलेक्शन की तरफ भी जाते हैं। जमहूरी हुकूमतों में होता है, जमहूरी हुकूमतों में कहां पर है कि मिड टर्म इलेक्शन नहीं हो सकते? जमहूरी हुकूमतों में कब ये कहा गया है कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लेके आ सकते? लेकिन मैं एक बात, देखिए एक बात में मैं बड़ा परेशान हुआ हूँ अमीर साहब की, कि उन्होंने क्या है कि इनके बगैर ऑप्शन नहीं है। क्यों ऑप्शन नहीं? देखिए -1 की तो बहुत सी बातें जो है पीपल्स पार्टी के दौर में हुई कि आप -1 बात करें, तो इन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी में ये नहीं है, पीपल्स पार्टी में है। पीपल्स पार्टी ने जो है अपना यूसुफ रज़ा गिलानी को प्राइम मिनिस्टर बनाया, पीपल्स पार्टी ने जो है राजा परवेज अशरफ को वज़ीर आज़म बनाया, पीपल्स पार्टी ने बनाए हैं। अब आपने किया है कि इमरान खान ने पार्टी बनाई है और इमरान खान के साथ ही जाएगी, फिर तो ये प्रीपेड कार्ड जैसे मोबाइल का होता है, इसी तरह पार्टी है।
जब इमरान खान नहीं होते पार्टी नहीं होगी, मतलब है तो अभी हाँ, तो तो वो जमहूरी ठीक पार्टी कह थी रहे हैं अभी। ना, वो पूरी पार्टी उनके गिर्द घूमती है, वो कोई और शख्सियत ऐसी है ही नहीं जो वज़ीर आज़म बन सके बकौल हुमायूं साहब पार्टी की। के चेयरमैन है, आज मुझे बताएं कि 2 टर्म तो गुजर गए, तो पार्टी चेयरमैन चेंज करेंगे, वो जमहूरी लोग हैं, क्योंकि इन्होंने कहा था कि 2 टर्म से ज्यादा मेरा पार्टी का चेयरमैन नहीं रहेगा और हम इलेक्शन करेंगे, हम जमहूरियत करेंगे, हम ये करेंगे। तो अमर साहब तो मुझसे ज्यादा सीनियर पॉलिटिशियन है, इन्होंने बहुत सी पार्लियामेंट्स देखी है, इन्होंने हुकूमतें भी देखी है, इन्होंने अपोजिशन भी देखी है। तो ये आपने जहां तक बात की कि अपोजिशन ने प्राइम मिनिस्टर की स्पीच नहीं सुनी या बिलावल साहब ने क्यों ये बात की, देखें आज जब असेंबली में जो चीज हुई वो गलत चीज नहीं होनी चाहिए। क्या स्पीकर ने हुकूमत की तरफ से कोई डेलीगेशन बनाया, वज़रा या पार्लियामेंटेरियंस भेजे कि आप जाके अपोजिशन वालों को बनवा के लें और ये बैठ जाए? ये एक तारीख में पहली दफा हुआ कि अपोजिशन नाम ही नहीं ले रहे खुले, वो डर था कि अपोजिशन आ जाएगी और वज़ीर आज़म साहब की स्पीच में शायद खलल हो। तो ये अच्छा, ऐसी बातें नहीं है। देखिए आज ये स्पीकर ने भी अपने जो है वो जानिबदारी का मुजाहरा किया, जिस तरीके से माइक बंद किए, जिस तरीके से उन्होंने अपोजिशन को न बुला के, उनको चाहिए था कि डेलीगेशन भेजते, शायद अपोजिशन वापस ना आती। लेकिन आप अपनी तरफ से आपका जो आपकी जो सीट आपको कहती, आपके जो रूल्स कहते हैं उसके मुताबिक आपको भेजना चाहिए था। आपके जो अच्छा, है रूल्स आपको कहते हैं कि आप अपना मेंबर जो कि गिरफ्तार होते हैं या होते हैं, आप उसको उनको जो है वो आप पार्लियामेंट में बुला सकते हैं। कई कई महीने आपने जो है उनके जो है नोटिफिकेशन नहीं इशू किए। तो ये चीजें जो है देखें, ये चीजें स्पीकर साहब को नहीं देखिए, हम इलेक्ट हो कहते हैं ठीक, पार्टियों की तरफ से, लेकिन उसके बाद आपको कुछ नॉन पार्टीजन बात भी कर देती है। मैं तो बजट में देख रहा था, कुछ स्पीचेस में देखी स्पीकर बैठ के पीटीआई को डिफेंड कर रहा था वहां से। अब ये अच्छा, ऐसी ठीक। बात अच्छा, है आपको स्पीकर लगता है कि वैसे स्पीकर के ऊपर ये कोई बात नहीं है, मुस्लिम लीग नून के अंदर, इवन पीपल्स पार्टी के अंदर ये इल्ज़ाम तो स्पीकर के ऊपर लगते हैं, बट दैट इज़ वो हमारा डिबेट का इशू नहीं है। बात यहाँ ये हो रही है कि इमरान खान साहब को ये लगता है कि उनकी हुकूमत, वो कहते हैं उन्होंने पहले भी काम कहीं नहीं जा रहे, आज उन्होंने खुद बात की -1 की, उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की हुमायूं अख्तर खान साहब ने। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस और नज़रिया ऐसा है कि वाकई उनको कोई ख़तरा नहीं है? ब्रेक के बाद फिर बात करते हैं, साथ रहिए। नज़रिया, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। हुमायूं अख्तर खान साहब, मुतअद्दिद बातें हैं जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान करते रहे हैं अपने नज़रिए के हवाले से, पार्टी के हवाले से। क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने नज़रिए की वजह से चल रही है या नज़रिए की वजह से चलेगी? बिकॉज आज के हालात के अंदर जब ये बातें -1 की हो, जब अपोजिशन ये कहे कि आप घर जाएं, तो आप किस चीज़ से डिफेंड करेंगे? नज़रिया क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए? सबसे पहले तो जुबैर ने कहा कि हमें अपनी पिछले 2 साल की कारकर्दगी बताएं। वो मैं बहुत दफा बताइए, 2 साल बताइए और कोरोना के बाद की भी बताइए। लेकिन पीएमएलएन अगर एक फ्रेश मैंडेट मांग रही है जी, तो जैसा कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा, हमें सिर्फ ये बता दें कि ये जो दुनिया का क्राइसिस है, जो कि पाकिस्तान में भी है, लाइव्स और लाइवलीहुड्स के कोरोना के तहत इकोनॉमी शटर कर रही हैं, इसके बारे में जरा पीएमएलएन मुझे अपना 5 साल का मंसूबा बता देना जिसके तहत वो एक फ्रेश मैंडेट की तैयारी कर रहे हैं। सेकेंडली मेरी गुजारिश ये, देखिए पार्टियां जो हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि पार्टियां सिर्फ इक़्तिदार में एक दफा नहीं आती। पार्टियां, आप देखें अब 60 साल से पीपल पार्टी बैठी हुई है, 35 साल से पीएमएलएन बैठी हुई है। पार्टियों में इक़्तिदार आई गई चीज होती है, देखना ये होता है। और हमारा नजरिया वो है जिस नजरिए के तहत हम आए और उसके तहत हम कोशिश कर रहे हैं बहुत ही मुश्किल हालात जो हमें मिले और उसके बाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी दुनिया के हालात जो अब हमारे सामने हैं, उसमें इस मुल्क में चलाने की और बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पीटीआई ने जब भी टाइम आएगा 2023 में और उसके बाद बहुत से टाइम आएंगे, पीटीआई ने फ्यूचर इलेक्शन लड़ने, 31% वोट पीटीआई का है और 31% वोट जो है उसको भी हमने उसकी तरफ भी तवज्जो रखनी है। ये नजरिया होता है। अच्छा जी, वो वोटर जो आपका वोट बैंक आपकी तरफ देख रहा है उसको आप लेट डाउन नहीं कर मतलब सकते। वोट और ये नजरिया आपको संभालना पड़ता है फ्यूचर के इलेक्शंस के लिए। सर वो बात ठीक है, आपने नजरिए की एक डेफिनेशन दी है, आई डोंट नो इससे बाकी एग्री करेंगे नहीं, बट मेरे नज़दीक तो जो वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात हैं अपोजिशन में रहते हुए, जो वो बातें करते रहे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर है, आई एम श्योर आपने भी देखा होगा, वज़ीर-ए-आज़म ने भी देखा होगा
और या पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन भी देखा होगा, जो बातें की गई थी इक्तदार में आने से पहले, क्या वो बातें, वही तो नजरिया होता है किसी जमात के लिए कि आपने उसको अडॉप्ट करना है, प्रैक्टिस में लाना है, क्या वो बातें प्रैक्टिस में लाई जा रही हैं सर? देखिए मुनीब, हमेशा हर पॉलिटिकल पार्टी जो हुकूमत में आती है वो उसके मैनिफेस्टो होते हैं, बहुत सी चीज़ों में उनको कामयाबी होती है, कुछ चीज़ों में वक्ती तौर पे उनको कामयाबी नहीं होती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि नजरिया ही उनका बदल जाए। जो हमारा वोट बैंक है, हमारा नौजवान लड़के लड़कियों, रिलेटिवली पढ़े लिखे लोगों का एक तो ये वोट बैंक है, एक जो अब सबसे निचला तबका है, जो प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं, जो रेडी वाला है, जो ब्रिक किल्न वर्कर है, जो मजदूर है, जो दिहाड़ी बाज है, जो छोटा सा ताजर है, जो छाबड़ी लगाता है, ये भी हमारा वोट बैंक है, हमें इसकी भी फिक्र करनी होती है। अच्छा ठीक है सर, अब वोट बैंक नजरिया है उबैर साहब, वोट बैंक नजरिया है, बाकी बातें जो फरमाते रहे, अब देखिए वो एक लंबी लिस्ट है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बट परफॉर्मेंस हुमायूं साहब ने कहा बता दिया आपको, आप लोग अपनी बताएं ना, आप लोगों के पास क्या ऑप्शन है, या क्या आप लोग बता सकते हैं कोई गवर्नमेंट को कि हम आपसे बेहतर चला लेंगे हुकूमत, या हमने बेहतर चला ली होती अगर हमारे पास इक्तदार होता तो? ये जो 21 करोड़ पाकिस्तानी है ना, उनको इतनी सेंस है कि अगर हुमायूं अख्तर साहब BRT पेशावर के पुल के ऊपर खड़े होकर ये बातें कर सकते हैं, खुद शर्म आ जाएगी। 5 साल वफाकी हुकूमत, अभी इनको 2 साल हुए के, 5 साल से इनके पास सूबाई हुकूमत है, पिछले 2 साल से सूबाई हुकूमत, सेनेटर्स, MNAs, MPAs, पता नहीं कौन, स्पेशल असिस्टेंट्स, एडवाइजर्स, ये एक BRT नहीं बना सकते हैं, एक BRT। ये खड़े होके बात करेंगे, ये नजरिए कि वहां खड़े होके उसके पुल पर हम तो खड़े होके कर सकते हैं, हम तो बता सकते हैं 11 महीने में हमने मेट्रो बनाई थी लाहौर की, हमने 1.25 साल में इस्लामाबाद पिंडी की मेट्रो बनाई थी, हमने 11,000 मेगावाट के कारखाने लगाए थे। ये एक ईंट बता दें, इन्होंने जो 50 लाख घर बनाए थे ना, उसके 10 घरों पर खड़े होकर हुमायूं अख्तर ये बता दें, ये होती है परफॉर्मेंस। 50 लाख बनाने थे ना, 2 साल के बाद 10 तो पर खड़े होकर कह सकते ना, देखें जी ये, और ये लाइन बना के दो सिर्फ लाइनें बना के बताते हैं 100 लोगों की कि ये देखें जी, ये 200 लोगों को हमने नौकरियां दी हैं, 1 करोड़ को देनी थी ना, मैं उतने तो ग्राउंड के ग्राउंड भर दूंगा कि कितने लोगों की नौकरी गई है। कोविड से पहले की बात कर रहा हूं, कोविड के बाद की नहीं बात कर रहा। तो आप जब परफॉर्मेंस की बात करते हैं, आप चलेंगे मेरे साथ, मैं हुमायूं अख्तर को चैलेंज देता हूं, चलें BRT पेशावर चलें और वहां यही तकरीर करें कि हम अपना नजरिया नहीं बनाएंगे, हमने अवाम के लिए हुमायूं साहब के बस में होता तो शायद ये बनवा भी चुके होते। ग्रीन लाइन यहां शुरू हुआ था, मैं खत्म कर दूं मुनीब, हमने 2 फेडरली फंडेड प्रोजेक्ट्स शुरू किए थे, एक ग्रीन लाइन का मंसूबा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का, वही मेट्रो टाइप कराची में, जहां छोड़ के गए थे वहीं खड़ा है। पानी का मंसूबा, कराची में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसका, पानी का, वो मंसूबा K4 फेज 1 शुरू किया था, कहां खड़ा है, वहीं के वहीं। भाई परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है, ये तकरीरें नहीं होती, अच्छा। रियासत मदीना के लिए लेक्चर्स नहीं होते, ऑपोजिशन के बारे में ये नहीं बताया जाते कि मैं छोड़ूंगा नहीं इनको, ये होता है कि हमने ये आज कर दिया, हमने ये कर दिया, स्टॉक एक्सचेंज का ये हो गया, करेंसी का ये हो गया, कीमतें इतनी हमने कम कर दी, पेट्रोल का क्राइसिस हमारे जमाने में आया ही नहीं, टमाटर की कीमतें बढ़ी ही नहीं, चीनी की कीमतें बढ़ी ही नहीं। इनसे तो हम तौबा मांगते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ना करें, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन करते पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मुंह काला करवा देते हैं। सर ये बड़ी लंबी चार्जशीट होगी, बड़ी ये इन्वेस्टिगेशन है, ये हुकूमत। अच्छा चले, मुझे जरा कुंडी साहब से पूछना है, एक मुख्तसर सी ब्रेक है, वापस आ रहे हैं, जरा कुंडी साहब से पूछते हैं, हमारे साथ रहिएगा। कुंडी साहब, बात की है सर, किसी के जाली अकाउंट हैं, इमरान खान साहब कहते हैं, किसी की टीटियां हैं जो आ रही हैं, बाहर से आ जा रही हैं, किसी के और मसाइल हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट से नाअहल है, किसी को एहतसाब अदालत ने सजा दी हुई है। अब ये बातें आपकी लीडरशिप के हवाले से या PMLN की लीडरशिप के हवाले से इमरान खान साहब करेंगे तो वो कहते हैं ये फैक्ट है, मैं झूठ नहीं बोल रहा भाई, ये आप लोगों के किरदार हैं, ऑपोजिशन का किरदार यही है, लीडरान का किरदार यही है। वो कहते हैं इन लोगों को, इमरान खान साहब के बकौल के शर्म भी नहीं आती कि उन लोगों को डिफेंड करते हैं। मुनीब, इमरान खान साहब के पास कुछ है नहीं दिखाने को कि 2 साल में उन्होंने क्या किया है, या फिर अगर आप पीछे चले जाए 7 साल में KPK की हुकूमत में उन्होंने क्या किया है। इनके पास एक ही कैसेट है कि जी ये चोर है, डाकू है। वो जो इन्होंने जो एक और कैसेट इनकी थी वो खत्म हो गई, जो कह रहा था कि मैं NRO नहीं दूंगा, क्योंकि अब इनके अपने लोग फंस गए। अब वो NRO वाली कैसेट जो है वो सब कुछ खत्म हो गया। आप ये बात कहते हैं, देखें अभी रिसेंटली
राजा परवेज शरीफ के ऊपर जो केस बना था वो बाइज्जत बरी हो गए। पीपल्स पार्टी के माजी में भी लोगों पे केस बने, बाइज्जत बरी हो गए। अब वो कहते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं और नैब आजाद है। अब उनकी ख्वाहिश है कि पूरी अपोजिशन, अगर उनकी ख्वाहिश है पूरी अपोजिशन अंदर चली जाए उसके बाद ही परफॉर्म कर सके, फिर भी नहीं कर सके। चलो आप मुझे बताएं, आप बीआरटी जो है, आप सुप्रीम कोर्ट में आपकी हुकूमत गए बीआरटी के खिलाफ के, आप इसकी इन्वेस्टिगेशन ना करें। मालम जबे में आप सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, आप अपने फॉरेन फंडिंग में सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, आप हलीमा खान के ऊपर सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। तो ये चीजें अपने गरेबार को तो जाके ना आप बताएं कि हलीमा खान पैसे बाहर कैसे लेके गई है। जो शख्स कह रहा था कि मेरे पास इतना खर्चा नहीं था कि मैं अपनी वालदा का इलाज कर सकूं, उसके आज 4 बच्चे, उस वालदा को खुदा उनको जन्नत बख्शे, हम कहते हैं उसकी खुदा मफरत करे। लेकिन वो 4 लोग इस मुल्क में, ये सिर्फ 4 लोग ईमानदार हैं और अरबपति भी बन गए, गुर्बत से अरबपति बन गए। और पैसे कहां से आए? सिलाई मशीनों से आए। अब ये साइंस तो पता नहीं कौन सी रॉकेट साइंस है, हमें बता दें कि सिलाई मशीनों से कैसे अरबपति बन जाते हैं। उनकी बहन है अरबपति बन गई, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट अच्छा, उसके पीछे मतलब है। लेकिन सर वो जो उनकी हमशीरा का मामला शायद वो तो कंक्लूड भी अब हो गया ना, वो तो कंक्लूड भी हो गया, वो तो शायद केस भी वो था उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा। देखिए ये चीजें जो है अब अपने फॉरेन फंडिंग अपने केस का बताया ना, जो इनके इनके अपने पार्टी वालों ने किए, इनकी पार्टी के ऊपर किए हुए हैं, इनके बाकी जो करप्शन के केसेस हैं उसमें जो है वो सत्तू पी के जो हमारी नैब हुई हुई है केपीके में। आपको मैं कितनी लिस्ट बताऊं, मालम जबा का बताऊं, ब्यूटिफिकेशन ऑफ स्वाद ठीक है। अच्छा, एजुकेशन पे बताऊं सर वो तो एक लंबी, वो आप ठीक कह रहे हैं, वो एक लंबी लिस्ट है, वो फैसल भाई एक लंबी लिस्ट है। बट हुमायूं साहब ये देखिए, ये कम से कम ये जो बातें गिनवा रहे हैं, कुछ बातें तो शायद आप, जैसे मैंने ऑपोजिशन के हवाले से कुछ फैक्चुअल बातें की जो कि मौजूद है, कुछ बातें जो ये कह रहे हैं कि क्या है दिखाने के लिए आपके पास 2 साल के बाद, इवन प्री कोविड, क्या दिखा पाएंगे आप लोगों को? ये जो जुबैर साहब ने अभी इतनी जबरदस्त चार्जशीट पेश की है, क्या है आपके पास लोगों को दिखाने के लिए सर? मैं 2 साल इस पे बात करता रहा हूँ। मैं जुबैर की पूरी गुफ्तगू में जी सर इस चीज का इंतजार करता रहा हूँ कि पीएमएलएन जो फ्रेश मैंडेट मांग रही है कि दुनिया का जो क्राइसिस है कोरोना का, जिसने लाइव्स और लाइवलीहुड्स तबाह कर दी, इकोनॉमी दुनिया की तबाह कर दी, उसमें मुझे जुबैर बताएं कि ये कैसे मुख्तलिफ हैंडल करेंगे, जो कि अभी पाकिस्तान में और दुनिया में नहीं हो रहा। मैं अभी तक सुनने के मुंतजर हूँ। ठीक है सर। देखिए, मैं एक बार फिर आपको कह देता हूँ कि जो प्रिकेरियस सिचुएशन इस गवर्नमेंट को मिली थी, जो करंट अकाउंट डेफिसिट से, जो लोन्स थे, जिस तरफ इन्फ्लेशन बढ़नी शुरू हो गई थी, जो ग्रोसली ओवरवैल्यूड रुपी था, जिससे जब आईएमएफ ठीक कराती तो महंगाई आती है, हमने, दुनिया ने तस्लीम किया, मूडीज ने किया, फिच ने किया, एसएनपी ने किया, आईएमएफ ने किया, वर्ल्ड बैंक ने किया कि हम मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जा रहे थे। और इतनी देर में कोरोना आ गया। मैं 10 चीजें और गिनवा सकता हूँ। 2 साल हम इन्हीं चीजों पे बात करते रहे। अब जुबैर चाहते हैं कि हम अगले 3 साल भी इन्हीं चीजों पे बात करते रहे। सर वो कहते हैं बीआरटी बनवा देते ना। वो जो बहुत बड़े मसाइल दरपेश हैं, मुल्क को जो मसले और दरपेश हैं, लोगों की जानें जाया हो रही हैं, लोगों की लाइवलीहुड, रोजगार खत्म हो रही है, इसके बारे में हल पैदा करें इस मुल्क में। अच्छा, वो जुबैर साहब ये कोई नहीं बताया आपने, वो वैसे हुमायूं साहब कहते हैं गिला है उन्हें, वो कहते हैं मैं इंतजार करता रहूं, आपने बताया नहीं सर, वक्त कम है, जल्दी से बता दें। पहली बात ये होती है, मैं जल्दी से बता देता हूँ। देखिए, पहली बात होती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का पहिया चलना शुरू होना चाहिए, और वो कहाँ से चलना शुरू होगा? उसी से रोज़गार होगा, उसी से टैक्स कलेक्शन इंक्रीज होगी, उसी से सब चीज़ एम्प्लॉयमेंट होगी, उसी से सब कुछ होगा। और वो करने के लिए सबसे पहले तो एक थोड़ी सी ऐसे कप्तान चाहिए होता है, नकम्मा कप्तान नहीं, एक जो जिसको समझ बूझ होती है पाकिस्तान की और पाकिस्तान की मुश्किलात की। सर ये वर्ल्ड कप विनर कप्तान है, बनाता है। और फिर एक कॉम्पिटेंट वर्ल्ड कप, क्रिकेट के उसके क्रिकेट बोर्ड के चीफ बन जाए, हम उनको हार पहनाएंगे, लेकिन पाकिस्तान वो नहीं चला सकते, ये बिल्कुल क्लियर है। तो एक तो ये है कि आपके पास इस किस्म की टीम होनी चाहिए जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करे बिजनेसेस में, ताकि इन्वेस्टमेंट होनी शुरू हो जाए, ताकि लोग एक्सपैंड होना शुरू हो जाए। भाई 5.8% ग्रोथ, हमारे 5 साल में क्यों ग्रोथ ऊपर जा रही थी कंसिस्टेंटली? हमारे 5 साल में महंगाई क्यों नीचे आ रही थी? ये कह रहे हैं कि प्लान हमारे से पूछ रहे हैं, हम तो दिखा के जा चुके हैं। सर वो कहते हैं आप लोन्स भी दिखा के गए हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट भी दिखा के गए, इनके ज़माने में 8.5% हो गई है। हाँ, करंट अकाउंट डेफिसिट ना, मैं बता देता हूँ, वो मैंने इनसे 10 दफा सवाल एक पूछा है
करंट अकाउंट डेफिसिट 3.5 साल हमारा बिल्कुल ठीक था। 1.5 साल लास्ट जो थे उसमें हमने नहीं ठीक प्लांट था। और मशीनरी बनानी थी बिजली के 12.5 कारखानों के बिलियन लिए, डॉलर। हमने तो इंपोर्ट वो उसके लिए किया था। मुझे ये सिर्फ बता दें कि ये क्या करते, ये ना इंपोर्ट करते या ये ना बिजली लाते। जो एलएनजी के मंसूबे खुद ये प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, जो हमारे बनाए हुए थे, जो थर में लगे हैं इतने प्रोजेक्ट्स, जो यहाँ कराची में लगे हुए हैं, जो सारे पाकिस्तान में लगे, तो आप क्या करते? आप इंपोर्ट ना करते, अभी अंधेरे होते। आप मुझे बता देना कि आपके पास क्या सोल्यूशन था अल्टरनेटिव? अच्छा, कि हमने करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा इसलिए बढ़ा था, और करंट अकाउंट डेफिसिट इंप्रूव इस तरह से होता है मुनीब, जब एक्सपोर्ट इंक्रीज करके, इंपोर्ट का पहिया बंद करके, ताकि पाकिस्तान में तबाही आ जाए, पाकिस्तान में इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो जाए। ये बिल्कुल वैसी ही है कि एक घर में आप कहें कि 1 लाख रुपए सेव करना है, हम खाना पीना बंद कर देंगे सर, और फिर कहेंगे देखें जी हमने सेव कर लिया 1 लाख रुपए। सर मेरे पास ना बड़ा कमाल किया है। अच्छा, लोगों को भूखा मार दिया, सर, लोगों ये की डिबेट बड़ी नौकरियों से लंबी है। निकलवा दिया, गुर्बत की लकीर से नीचे भिजवा दिया। अच्छा सर, ये वैसे डिबेट बड़ी लंबी है, मैं आई विश कि मैं इसे कंटिन्यू कर सकूं, आगे ऐसे ही चले। हुमायूं साहब का, फैसल करीम कुटी साहब का और ज़ुबैर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ये कहते हैं कि अगर नज़रिए से हटेंगे तो ख़तरा है, नज़रिए पे डटे रहे तो कोई ख़तरा नहीं है। अपोजिशन ये कहती है कि इनकी परफॉर्मेंस ही कोई नहीं है, लिहाजा जाना पड़ेगा या जाना चाहिए या गवर्नमेंट मस्ट को। ये बिलावल साहब कहते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं हुकूमत का जाना ठहर गया है। लेकिन सबसे अलामिक बात अली मोहम्मद ख़ान साहब ने, जो प्रोग्राम के शुरू में मैंने अर्ज़ किया कि उनको क्यों लगता है कि कोई -1 होगा। अगर वज़ीर-ए-आज़म तगड़े हैं और मौजूद है अपनी जगह पर, तो फिर तो ये डिबेट ही फजूल है। लेकिन शायद सब कुछ ठीक नहीं है, इस वजह से ये बातें की जा रही है। आज प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।